नमस्कार दोस्तों, मैं अंजनी कुमार पांडे आपका देवी प्रसाद पांडे चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हिंदी की क्लास जल्द ही आएगी, काफ़ी बच्चों ने डिमांड भी किया था। तो अब आपका इंतज़ार हो गया है ख़त्म। अब आज से हिंदी का पिटारा खुलने जा रहा है और आपको एक बेहतरीन हिंदी की क्लास दी जाएगी, जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे यूपीएसआई हो, चाहे जिसकी भी तैयारी है, यूपीपी है, उत्तर प्रदेश पुलिस है, चाहे जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर मेरा नोट्स अगर आप देख के जाएंगे तो मेरा दावा है कि 95% उसी से बचेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। प्यारे दोस्तों, आप देखे होंगे कि जीएस की क्लास में मैंने बोल रहा था और मैं लिख रहा था उसी समय, मगर उससे क्या हुआ कि मेरा वीडियो जो होता है 10 मिनट का होता है, उसमें मुझे समझाना भी रहता है, उसमें मुझे लिखना ही रहता है। तो इससे क्या होती है कि टाइम आपको कम मिल पाता है, वीडियो में जो चीज़ मिलनी चाहिए वो कम मिल पाती है, बातें ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसीलिए हमने पहले ये सोचा कि हम राइट डाउन करेंगे, पहले से लिख के ले आएंगे और फिर उसी चीज़ों को आप लोग को समझाएंगे। मेरा यही आप लोग से आग्रह रहेगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाइए। हमारे इस हिंदी की क्लास का नोट्स आप अगर बनाएंगे और जैसे जैसे मैंने बनाया है अगर वैसे वैसे बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत बेनिफिट करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। हिंदी क्या है? हमारी राजभाषा है। उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा भी नहीं मिला है। तो हिंदी को अगर देखा जाए तो आकृति या रूप के आधार पे, मतलब उसकी बनावट के आधार पे उसको दो तरह से कहा जा सकता है कि वो कैसी भाषा है। एक तो वियोगात्मक है और दूसरा विश्लिष्ट भाषा है। तो ये इसकी क्या है? विशेषता है। और दूसरी विशेषता क्या है? एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है कि बताइए कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो आपको हमेशा याद होना चाहिए हिंदी किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। भारोपी का मतलब भारत प्लस यूरोप, मतलब इंडिया और यूरोप की जो कंट्री हैं दोनों को मिला करके एक बना इंडो यूरोपियन, तो वही भारोपी हुआ। तो इसकी दो विशेषताएं आपको याद हो गई कि पहली तो ये वियोगात्मक भाषा है और दूसरी ये विशिष्ट भाषा है और तीसरी क्या हो गई? ये भारोपी परिवार की भाषा है। और दोस्तों, जो पूरे विश्व में 3000 भाषाएं बोली जाती हैं उसमें से हिंदी भी क्या है? एक भाषा है। तो आइए अब बात करते हैं कि भारत में कौन कौन से भाषा परिवार प्रचलित हैं। तो भारत में ये 4 भाषा परिवार हैं। इन्हीं भारत में जो भाषाएं बोली जाती हैं ये इन्हीं भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है दोस्तों वो ये बोली जाती, कौन सी? सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा परिवार। तो सबसे अगर पूछे एग्जाम में कि सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा परिवार बोली जाती है भारत में, ये भारत की बात हो रही सबसे ज़्यादा। ये भारत में अगर देखा जाए भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा परिवार कौन सी है तो कौन है? भारोपी है, जिसका परसेंटेज मैंने बताया है। परसेंटेज थ्रो कि कितने लोग बोलते हैं इसको, तो 73%। मतलब अगर देखा जाए तो भारत में 130 करोड़ आबादी है, उसमें से 73% लोग क्या? भारोपी भाषा परिवार की भाषाएं बोलते हैं। और दूसरा है द्रविड़। द्रविड़ जो है दोस्तों ये हमारा साउथ का है, जो तमिलनाडु, कन्नड़, कर्नाटका वाला पार्ट हो गया, केरला, इन आंध्र प्रदेश, इन सब जो क्षेत्र होता है दक्षिण भारत का जो पार्ट है वहाँ पे कौन सी भाषा बोली जाती है? द्रविड़ भाषा बोली जाती है। अब आप कहेंगे कि ये आस्ट्रिक भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आस्ट्रिक भाषा ये पूर्वी क्षेत्रों में बोली जाती है, जैसे मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया। मतलब आस्ट्रिक कहने का मतलब होता है कि जनजाति, जो जनजाति भाषा होती हैं उनको बोला जाता है। और जो चौथी बोली जाती है चीनी तिब्बती की बोली जाती है, जैसे हमारे जो नेपाल और जो हमारे चीन जो तिब्बत वाला पार्ट है, इन सब जो क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? चीनी तिब्बती भाषा। तो बोलते हैं 0.7%, मतलब 1% से भी कम लोग क्या बोलते हैं? चीनी तिब्बती बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों,
तो ये आपने देखा कि भारत में कौन सी भाषा परिवार बोली जाती है और हिंदी कौन सी भाषा परिवार की भाषा है। तो हमने बताया कि हिंदी जो है वो भारोपी परिवार की भाषा है। अब हम बात करते हैं कि जो भारतीय आर्य भाषा है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 BC से लेके 500 BC तक है। BC का मतलब होता है मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात की जाती है उसको हम BC कहते हैं, बिफोर बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और एक होता है AD, एनो डोमिनी कहते हैं, मतलब उनके जो ईसा मसीह थे उनके जन्म के जस्ट बाद का जो समय होता है वो क्या होता है, एनो डोमिनी होता है, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट बोलते हैं। तो ये AD का भी कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है और BC का भी। तो आपको मैं वो भी बता दिया कि जो ईसा मसीह के बिफोर जो जन्म हुआ है वो वाला समय जो होता है वो BC होता है और जो उसके आगे का होता है उनके जन्म का वो AD होता है। तो हमने देखा कि जो भारतीय आर्य भाषा को हमने 3 भागों में बांटा। पहला है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो हमने बताया कि ये 1500 से लेके 500 BC तक, और जो मध्यकालीन है वो 500 BC से लेके 1000 AD तक, और जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जो अभी चल रही है तो 1000 AD से लेके अब तक की जो भाषा है वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। दोस्तों जो हमको आर्य भी बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले जो भारत यहाँ माना जाता है कि सबसे पहले आर्य आए थे, तो इसलिए भारत को आर्यवर्त भी कहा जाता है। तो अब आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को देखते हैं तो इसको भी 3 भागों में बांटते हैं। तो प्राचीन हिंदी जो 1000 AD से लेकर 1400 AD तक चला, मध्यकालीन हिंदी जो 1400 AD से लेकर 1857 की क्रांति तक चला, और आधुनिक हिंदी 1857 की क्रांति। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम पूछा है कि प्रथम जो भारतीय स्वतंत्रता हुआ था आंदोलन वो कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था, और अभी तक मतलब 2020 तक की जो भाषा है वो आधुनिक हिंदी के तहत आती है। अब देखते हैं कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में क्या प्रचलित है। तो हमने देखा कि जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा था उसका प्रचलित रूप क्या था, उसके 3 प्रचलित रूप थे। एक तो पाली था, दूसरा प्राकृत था और तीसरा अपभ्रंश था। और जानते हैं कि जो अपभ्रंश से किसका जन्म हुआ है, वो हिंदी का जन्म हुआ है। तो ये तो इतनी चीज़ है। अब पाली में देखते हैं, पाली में क्या विशेषता। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले पाली आई थी, इसके बाद प्राकृत आई थी। मतलब पहले जो बौद्ध धर्म आया था फिर बाद में जैन धर्म आया था। तो पाली, तो ये जो पाली थी वो भारत की प्रथम देसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी, भारत की अगर प्रथम देसी भाषा एग्जाम में पूछे तो आप किसको लगाएंगे, पाली लगाएंगे। और भगवान बुद्ध के सारे उपदेश किस भाषा में है, वो पाली में उन्होंने उपदेश दिया था। और अब प्राकृत की बात करते हैं तो प्राकृत में भगवान महावीर जैन ने उपदेश दिए हैं, और जैन धर्म के जो भी अनुयायी हैं वो प्राकृत भाषा क्या उनका ग्रंथ है। और अपभ्रंश के बारे में हम आपसे अभी और ज़्यादा विस्तार में बात करेंगे। और जो पहला हमने बताया था प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, तो प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है दोस्तों उसमें संस्कृत है, उसमें वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। तो पहले वैदिक संस्कृत आई थी फिर लौकिक संस्कृत आई थी। तो आप इतना याद रखिए कि जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा था उसमें संस्कृत भाषा थी, और जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा थी उसमें पाली था, प्राकृत था और अपभ्रंश था। और जो आधुनिक में है उसमें ये जो हम पढ़े थे छायावादी काल, जो काल पढ़ेंगे भी आगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, रीतिकाल पढ़ेंगे, और भारतेंदु हरिश्चंद्र और छायावाद काल पढ़ेंगे, और प्रगतिवाद। काफ़ी अभी हिंदी में तो मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में एकदम PhD करा दूंगा इसमें। तो देखते हैं कुछ प्रमुख तथ्य देखते हैं कि और क्या क्या प्रमुख तथ्य हो सकते हैं। तो प्रमुख तथ्यों में हमने लिखा कि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ गया कि हिंदी भाषा की आदि जननी किसको कहते हैं। तो हिंदी भाषा की आदि जननी कहते हैं संस्कृत को। हमेशा एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट किया है। अब हम बात करते हैं हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ कहाँ से होता है, तो अपभ्रंश से होता है। क्योंकि अपभ्रंश से अवहट होता है,
हट से हमारी प्राचीन हिंदी बनती है, वहाँ से हिंदी का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। तो हम देखते हैं हिंदी भाषा का विकास क्रम कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमने बताया कि इसकी आदि जननी मतलब जन्मा कहाँ से, तो संस्कृत से जन्मा। फिर इसमें कुछ बदलाव हुए तो पाली हुआ, पाली में कुछ बदलाव हुए तो प्राकृत हुआ, प्राकृत में कुछ बदलाव हुए तो अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश का ही बदला हुआ रूप, बिगड़ा हुआ रूप अवहट हुआ, और अवहट से ही क्या हुई प्राचीन हिंदी। तो 6 स्टेप ऐसे हैं, एग्जाम में आपको ऐसे मिलान के साथ भी दे सकता है। बताइए कि कौन सा क्रम है, कौन पहले आया था। तो आपको ये क्रम जरूर याद रखना है, 1 2 3 4 5 6, ये मतलब संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और प्राचीन हिंदी। अब हमने बोला था कि अपभ्रंश के बारे में हम काफ़ी चर्चाएं करेंगे। तो देखते हैं, तो अपभ्रंश जो हुआ दोस्तों स्टार्ट हुआ वो 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक स्टार्ट हुआ। अब इसका जो साहित्यिक आरंभ माना जाता है वो 8वीं शताब्दी माना जाता है। इसका जो अंत माना जाता है वो 13वीं शताब्दी तक इसका क्या हो एक गुमनाम हो चुकी थी अपभ्रंश, और यही अपभ्रंश क्या बन गई थी आपका अवहट बन गई है। जैसे पृथ्वीराज रासो मतलब वीर गाथा काल जो होता है दोस्तों वो अवहट काल में आता है। जो वीर गाथा काल है वो किस में है, वो अवहट में आता है। तो इतनी बात है। अब देखते हैं अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ। काफ़ी बार एग्जाम में ऐसे पूछ लिया डायरेक्ट कि बताइए अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो उसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पतन होता है, मगर हिंदी साहित्य में अगर देखा जाए तो भाई इसका जो साहित्यिक अर्थ होता है वो होता है प्राकृत भाषा से विकसित हुई भाषा। तो कहीं ना कहीं जो अपभ्रंश है वो कहाँ से विकसित हुई है, देखिए यहाँ से। तो यहाँ प्राकृत के बाद किसका जन्म होता है, अपभ्रंश का। तो ये तो हुई इसकी साहित्यिक अर्थ। अब अगर संधि विच्छेद, एक बार एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट पूछा था कि बताइए अपभ्रंश का संधि विच्छेद क्या होता है। लड़के डायरेक्ट लिख दिए कि अप प्लस भ्रंश लिख दिए, एक ऑप्शन था तुरंत मार के चले आए, मगर होता क्या है अप प्लस भ्रंश प्लस घ और अंक यहाँ की मात्रा करके ऐसे तोड़ा जाता है इसको। अब अपभ्रंश का पहला जो प्रबंध काव्य लिखा था किसने लिखा था, वो भविष्यत वो जो अपभ्रंश का जो पहला प्रबंध काव्य था वो भविष्यत कहा था, और इसके रचनाकार थे धनपाल जी। और एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया, आप कभी भी टेस्ट सीरीज लगाइएगा तो देखेंगे आप कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है, तो वो है स्वयंभू। कौन है, स्वयंभू। और इनकी रचना कई बार पूछी है, बताइए पौंचर्यू किसकी रचना है, या राम काव्य, इसी को राम काव्य भी कहते हैं। तो पौंचर्यू भी पूछ सकता है और राम काव्य भी पूछ सकता है। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। हमारा यही प्रयास है कि हम एक भी चीज़ आपसे छूटने न दें, मतलब आप 100% तैयारी करके जाएं एग्जाम में। अब हम अपभ्रंश से कुछ और चीज़ें देखते हैं। तो एग्जाम में पूछा था बताइए हिंदी का प्रथम कवि कौन था, तो आप डायरेक्ट लगाइए कौन थे, सरहप्पा थे। और इनकी रचना क्या नाम था, दोहा कोश था। ये षटकोण वाला है दोस्तों। अब इन्होंने अपनी एक पुस्तक में बोला था कि पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं, पंडित सभी शास्त्रों का बखान करते हैं, परंतु देह मतलब होता है शरीर, परंतु देह में बसने वाले ब्रह्मा को नहीं जानते। मतलब वो अपने जो आत्मज्ञान है उसको न जान करके वो अपने रटे रटाए ज्ञान को प्रायोरिटी देते हैं। तो इनका ये अब जो कथन था ये बहुत प्रभावी हुआ, और इन्हीं से एक रिलेटेड है। देखिए जो अपभ्रंश काल के जितने भी कवि देखेंगे ना उसमें आपको पा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, पा जरूर दिखाई देगा। स्वयंभू को आप छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी देखेंगे उसमें पा जरूर होगा। अब देखिए सरहपा इनका कहपा है, तो कहपा का दे दोहा कोश, इसमें षटकोण सलजम वाला है, जबकि यहाँ क्या था, षटकोण वाला था। तो इतनी चीज़ें हमको ज़रूर याद रखनी है दोस्तों। यह पहला पार्ट है, आज स्टार्ट किया जा रहा है। हमें आशा है कि आप वीडियो को बहुत लाइक करेंगे, और कोई भी चीज़ हो, कहीं प्रॉब्लम, कोई चीज़ छूट गई हो हमसे, तो उसके लिए कमेंट करें आप। हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को सुधार करेंगे और आपके लिए ज़रूर लाएंगे, क्योंकि हमारा प्रयास है, आपकी सफलता ही हमारा प्रयास है। तो दोस्तों देवी प्रसाद पांडे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करिए। कमेंट करने से हमारा उत्साह चरम सीमा पे होता है। तो धन्यवाद, गुड नाइट।